वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में हम लोगों ने डिटेल में समझा था। इस क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे जो एग्जीक्यूशन वर्क होता है सर्वे का, उनमें क्या क्या प्रिंसिपल्स होती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, एक सर्वेयर का वर्क क्या होता है और कैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को हम लोग देखभाल करते हैं ताकि वो प्रिसाइजली वर्क करे। इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। आगे चलते हैं जो यहाँ पे हम जो फर्स्ट टॉपिक आज का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। यहाँ पे हम लोग करेंगे मूल सिद्धांत। सिद्धांत प्रिंसिपल। हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। सर्वेयर में मुख्य रूप से दो तरह के प्रिंसिपल, जो दो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं, ये दो प्रिंसिपल पूरे सर्वेइंग वर्क में, चाहे वो छोटा वर्क हो चाहे वो बड़ा वर्क हो, ये दो प्रिंसिपल हर जगह वर्क करते हैं। और उसमें से जो सबसे पहले वाला प्रिंसिपल है, उस पहले वाले प्रिंसिपल को हम कहते हैं, जो पहला प्रिंसिपल होता है किसी भी सर्वेयर वर्क को हम स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। तो जो हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क होता है वो स्टार्ट होता है हमारा वहाँ से होता है कि से अंश की ओर, और दूसरा होता है किसी नए बिंदु का स्थिति दो ज्ञात बिंदु से लोकेट करना। किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी सर्वेइंग वर्क में ये दोनों प्रिंसिपल हमेशा यूज होते हैं। इनमें जो हम पहले डिटेल में समझते हैं, पहले प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, फिर हम दूसरे प्रिंसिपल के बारे में हम जाएंगे। तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल करता है, चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि कोई भी, जैसे कोई घर बनता है, इमेजिन करिएगा जब आप कोई घर बनाते हो तो पहले क्या करते हो, पहले हम उसका एक ढांचा या स्ट्रक्चर जो होता है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं, पिलर बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, पिलर बनाते हैं, देन फिर रूफ बनाते हैं, एंड उसके बाद फिर हम जो पिलर्स होती हैं उनमें पार्टीशन वॉल करते हैं, देन फिर प्लास्टरिंग करते हैं, और जब चीज़ें और भी मैनुअली करते हैं तो उनमें रूफ फास्ट फ्लोरिंग वगैरह करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम कोई भी वर्क करते हैं तो सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद फिर उनमें छोटे छोटे ऑर्नामेंटल वर्क, उनकी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। सेम इसी तरह प्रिंसिपल ये हमारे सर्वेइंग वर्क में भी यूज होता है। अगर हम बात करें, ये एक फील्ड है हमारा, ये एक फील्ड है। इस फील्ड में मान लिया कि ये घर है, ये 3 घर है, ये कुआं है, ये कोई तालाब है, ये कोई रास्ता जा रहा है। तो इनमें यहाँ कुछ पेड़ भी हैं, यहाँ पे कुछ पेड़ भी है। इस जो नक्शा है, ये जो फील्ड है हमारा, इस फील्ड को हम अगर नक्शे पे या फिर प्लाट करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक छोटी छोटी जो डिटेल है, इन डिटेल्स को हम ध्यान नहीं देंगे। इन डिटेल्स को इसलिए ध्यान नहीं देंगे कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, एक माइनर
वर्क हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फील्ड को ऐसे बड़े पार्ट में हम इनको ट्रायंगल फॉर्म में या फिर हम इन सब चीज़ों को एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसको कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे फील्ड को अगर हमें इसे नक्शे पे बनाना है, अगर हमें इसे नक्शे पे बनाना है, मान लिया कि ये हमें नक्शा बनाना है, ये हमारा स्थिति है, एक ये स्थिति, ये फील्ड है और ये हमारा मैप है। अगर हम इस स्थिति को एक मैप या पेज पे बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले इस फील्ड में हम इसको एक यहाँ पॉइंट ले लेंगे, ए पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लेंगे, बी पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे, सी पॉइंट ये हो गया हमारा डी पॉइंट। और इस पूरी नक्शे को हम यहाँ पे एक बेस लाइन, आगे हम बढ़ेंगे वो एक अलग टॉपिक होगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे एक फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ताकि इसको हमें मैप पे दर्शाने में आसानी होगी। अब जब हम इनको दर्शाने के लिए कर लेंगे, क्योंकि एक जगह से अगर हम स्टार्ट करेंगे वर्क करना तो हम यहाँ से इन बिंदु को नापेंगे, यहाँ से इस बिंदु को नापेंगे, यहाँ से इस बिंदु को नापेंगे, यहाँ से, तो एक एक ऑफसेट्स या इन सब चीज़ों को हम अगर नापते चले जाएंगे तो हो सकता है कि शायद जो एरर्स हैं या फिर जो चीज़ें गलतियाँ होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगी। तो इन गलतियों को मिनिमाइज करने के लिए, इन चीज़ों को एक्यूरेसी, इस स्थिति को इस मैप में एक्यूरेटली नापने के लिए हम इस चीज़ को एक ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि अब अगर हमने इस नक्शे पे अगर हमने प्लॉट करना है तो यहाँ पे हम एक ए पॉइंट मान लेंगे, एकदम उसका रिप्रेजेंटेटिव ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये सी पॉइंट हो जाएगा और ये डी पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे भी एक बेस लाइन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हम किसी एक बिंदु से पहले अगर हम इसे नहीं करते तो क्या किया, पहले हमने पूरा ढांचा बना लिया। क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उड़ता, उड़ता से अंश की ओर, ये दोनों जो वर्ड है इस पे हम गौर करेंगे। पहले हमने यहाँ पे क्या बनाया, हमने ये माइन्यूटली जो ऑफसेट्स वगैरह है, ये जो तालाब है, वहाँ पे नहीं बनाया। हमने पहले एक पूरा पूरा ढांचा, मतलब घर का जो पिलर है, जो घर का फाउंडेशन है, उन सब चीज़ों को बना दिया। अब इसके बाद हम इनके छोटे छोटे जो ऑफसेट्स है, मतलब प्लास्टरिंग हो गया, फॉल्स रूफिंग होगी, तो ठीक पूरा स्ट्रक्चर बना लिया अंश की ओर, अंश की ओर। अब हम इनको यहाँ से एक दूरी, यहाँ से हमने मार्क, यहाँ से इसकी दूरी माप लेंगे, या फिर यहाँ से परपेंडिकुलर इस चीज़ की दूरी माप लेंगे, कहीं से भी दोनों तरफ। तो हम यहाँ पे इसको हम नक्शा में अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ये तुम्हारा। उसके बाद फिर यहाँ से ये पहला वाला घर आ जाएगा, उसके बाद ये दूसरा घर आ जाएगा, उसके बाद ये तीसरा घर आ जाएगा। अब हम अगर हम अंश से पूरे की ओर लेके चलते, सपोज दैट अगर हम करते कि हम क्या करते, सबसे पहले घर बनाते, 3 घर के बीच में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उस दूरी को हम मापते, फिर यहाँ पे ये बनाते, फिर ये तीसरा घर बनाते, फिर क्या करते ये पेड़ बनाते। तो जब हम अंश से पूरे की ओर जाएंगे तो किसी भी नक्शे को एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम छोटी चीज़ों से बड़े चीज़ों की तरफ न जाकर कि पहले हम एक ढांचा बनाते हैं और उस ढांचे को बनाने के बाद फिर यहाँ पे एक तालाब हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दूरी होगी उस दूरी को नाप करके यहाँ पे हम उनको अनुपातिक रूप से कम करके हम पूरा का पूरा मैप बना लेते हैं फिर। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो पहला प्रिंसिपल है वो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी चीज़ है उसको हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के पहले हम ना स्टार्ट करें, पहले एक बड़ा ढांचा बना लें और उसके बाद उनमें जो छोटे छोटे ऑफसेट्स हैं, उनमें जो छोटे छोटे माइन्यूट चीज़ें हैं, फिर उनको मेजर करके हम भरते चले जाएं। इससे ये पहले प्रिंसिपल है, इसको करने से हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन होगी, एरर होने के चांसेस भी कम होंगे। तो इसलिए ये प्रिंसिपल सर्वे के हर एक चीज़ों में ये यूटिलाइज होता है। ये पहला प्रिंसिपल है, पूर्णतया से अंश की ओर को हम एग्जीक्यूशन वर्क, हमारा कोई भी सर्वे वर्क होता है सबसे पहले हम पूर्ण से है, मतलब पहला प्रिंसिपल हो गया होल टू पार्ट, ये हमारा पहला प्रिंसिपल कहता है। दूसरे प्रिंसिपल में ये कहता है कि कोई भी सिविल सर्वेइंग वर्क होता है, उस सर्वेइंग वर्क में किसी भी नए बिंदु, कोई भी एक नया बिंदु होता है, उस नए बिंदु का जो लोकेशन होता है
उसको हम किसी दो पहले से नोन बिंदुओं के सापेक्ष चुना सकते हैं। रैंडमली आप किसी पॉइंट को तो किसी भी लोकेशन पे आप वहां पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो उस चीज को ये सोचने के लिए कि हम जो एक नया बिंदु ले रहे हैं, जो एक नया पॉइंट अपने स्क्रिप्ट में लगा रहे हैं, वो बिंदु हमारा कहाँ से लिया जाएगा और वो किन किन दो बिंदुओं, तीन बिंदुओं से कहाँ से उसको हम दूरी लेंगे, कहाँ से एंगल लेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे रैंडमली हम कोई पॉइंट ड्रा करेंगे मैप में और वो पॉइंट हम फील्ड से मैच कराएंगे तो दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या होता है कि हम उस बिंदु को किसी दो पहले से नोन बिंदुओं के सापेक्ष हम ज्ञात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं जो दूसरा प्रिंसिपल है, जो दूसरा प्रिंसिपल है किसी दो किसी नए बिंदु की स्थिति दो कम से कम दो पूर्व ज्ञात बिंदु से लोकेट करते हैं। इस प्रिंसिपल के बारे में हम जानने से पहले हम उसी मैप में फिर से हम ये हमारा मान लीजिए मैप हो गया, फील्ड हो गया, ये हमारा फील्ड हो गया और ये हमारा मैप हो गया। तो हम अब क्या करते हैं कि मान लिया सपोज दैट यहाँ पे ये कोई पॉइंट ए है, तो हम यहाँ पे इस बिंदु को कितना दूरी लेके आए, कहीं पे भी तो रैंडमली किसी भी पॉइंट को तो हम तो नहीं ले सकते ना। कैसे नहीं ले पाएंगे? क्योंकि हमें इस बिंदु की, मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर हमने मान लिया सपोज दैट कि यहाँ से हमने इसकी दूरी नाप ली और ये पॉइंट डी है, तो भी हम यहाँ पे इस फील्ड में सिर्फ डी दूरी, सिर्फ एक दूरी से हम इस पॉइंट की स्थिति नहीं ज्ञात कर सकते। हम यहाँ से डी पॉइंट से एक नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? हो सकता है यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो, पर यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि कितना एंगल बना रहा। यहाँ से ये 5 मीटर हो सकता है कि हमने नहीं पता तो यहाँ से ये 10 मीटर चला गया हो। तो किसी भी नए बिंदु का जो लोकेशन होगा, ये हमारे लिए एक न्यू पॉइंट है। इस नए बिंदु का लोकेशन ज्ञात करने के लिए फील्ड से मैप पे कम से कम 2 मेजरमेंट की जरूरत होगी। कौन कौन से मेजरमेंट हो सकती हैं? हो सकता है कि पहला हमारा ये लीनियर D1 मेजरमेंट है, ये D2 मेजर कर लिया, तो हमें अब पता चल गया कि यहाँ से ये 5 मीटर पे, यहाँ से ये D2 दूरी पे है, यहाँ से ये D1 दूरी मान लिया, यहाँ से पॉइंट ये A है, ये पॉइंट B है, इस पॉइंट से हम इसको D2 दूरी बना लेते हैं। तो अब हम ये लगा लेंगे। अगर हम मान लिया कि ये नहीं निकालना चाहते तो यहाँ से हम ये एंगल निकाल लें, या ये फाई निकाल लें, या यहाँ से कोई लीनियर डिस्टेंस निकाल लें। तो अब इस दूसरे प्रिंसिपल का कहने का तात्पर्य होता है, मतलब ये होता है कि किसी भी नए बिंदु का जो लोकेशन होता है, वो नए बिंदु का लोकेशन पहले से ज्ञात दो बिंदुओं के सापेक्ष ही लिया जाता है, जिससे कि फील्ड वर्क में एक्यूरेसी और बहुत ज्यादा बनी रहती, एरर भी कम आता है और काम भी आसान हो जाता है। तो इसमें 3-4 तरीके से हम किसी भी पॉइंट का हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहला पॉइंट मान लिया हमारा, पहला पॉइंट क्या है? ए। किसी भी दो बिंदु को दूरी लेने के लिए हम ये है, यहाँ पे एक पॉइंट है, दो बिंदु की दूरी लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से ये हम दूरी निकाल लें और ये परपेंडिकुलर की दूरी हमें पता चल जाएगा। एक ये प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? दूसरा प्रोसेस हो जाएगा, मान लिया ये है, यहाँ की ये बिंदु है, इस बिंदु को की स्थिति फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम कोई एक D1 दूरी मान लिया, यहाँ से ये D2 दूरी मान लिया,
तो यहाँ से भी इस तरह से भी निकल जाएगा। तीसरा क्या करते हैं हम, मान लिया कि हमारा यहाँ पे है, यहाँ से 1 बिंदु है जिसकी स्थिति हमें निकालनी है, यहाँ से हमने ये डी निकाल लिया और यहाँ से हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया। तीसरा क्या होता है कि हमने चौथा तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये बिंदु हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ से भी हम एंगल निकाल लें और यहाँ से भी हम एंगल निकाल लें और हम दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं चैन मतलब चैनिंग प्रोसेस। चैनिंग मतलब चैनिंग प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ केवल लीनियर डिस्टेंसेस का हम यूज करते हैं, उनको चैन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे खैर इसी हिसाब से इन दो बिंदुओं को 3-4 तरीके से हम किसी भी बिंदुओं का लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। ये दूसरा प्रिंसिपल है सर्वेइंग का, ये दूसरा प्रिंसिपल है। कोई भी जो वर्क होता है, कोई भी सर्वे वर्क में इन्हीं दोनों प्रिंसिपल के द्वारा ही हम उन सारे सर्वे वर्क को करते हैं। कोई भी सर्वे वर्क इन दो सिद्धांतों के बिना नहीं पूरा हो सकता। तो ये दोनों सर्वे के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, थोड़ा सा भी ब्रीफ कर दिया गया है, बाकी डिटेल में और देखा जाएगा। अब एक चीज़ होती है कि हम कोई सर्वे कर रहे हैं तो उसमें सर्वे को करते समय इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो वर्क हो रहा है वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत परिशुद्ध होना चाहिए, उनमें एरर बहुत कम से कम आना चाहिए। तो कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनकी ध्यान देने से हमें उनके एरर बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सर्वे वर्क होता है उसकी परिशुद्धता, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की जा सकती है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा आज का सर्वेक्षण कार्य की परिशुद्धता। सर्वेक्षण कार्य की जो परिशुद्धता होती है वो सबसे पहले जो पॉइंट होता है हम उस पे कार्य का प्रयोजन। दूसरा पॉइंट है हमारा क्षेत्र का विस्तार एवं प्रकार। तीसरा पॉइंट है उपकरणों का प्रकार। चौथा है कार्य के लिए समय एवं धन। पांचवा है आरेखण का पैमाना। हम मान लीजिए कि हम उन दोनों प्रिंसिपलों का प्रयोग करते हुए हमने एक किसी क्षेत्र में हमें नक्शा बनाना है। हमें एक फील्ड हो गया, उस फील्ड में हमें जा करके वहाँ पे कोई एक शहर हो गया, कोई एक सिटी हो गया, उसका हमें नक्शा बनाना है। उस नक्शे को बनाने के लिए हमने उन दोनों प्रिंसिपलों का हम जाके वहाँ पे यूज करेंगे। हमारा फील्ड जो है आइडेंटिफाई हो गया है। अब हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि उस जो फील्ड जो हमारा आइडेंटिफाई है उसका हमें नक्शा बनाना है, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी चाहिए, उसका प्रिसीजन कितना चाहिए, और वो जो प्रिसीजन होगा, जो चीज़ें होंगी, वो हमारा इन 5 पॉइंटों पे निर्भर करता है। तो हमारा पहले कार्य का प्रयोजन। अगर हमारा कोई जो कार्य का प्रयोजन का मतलब ये होता है कि जब कोई वर्ग, जो कोई हमें नक्शा बनाना है, अगर किसी शहर का नक्शा हमें बनाना है, कोई मिलिट्री बेस के लिए बनाना है
तो हमें उस हिसाब से वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या एम्बस वगैरह है, वहाँ पे क्या डिफेंस से जो चीज़ें रिलेटेड है वो कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, किस तरह के हैं। तो वहाँ पे हम उन सब चीज़ों का वो करेंगे। हमें किसी शहर का मान लिया कि सीवर लाइन डालना है, वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में हमें वहाँ पे वो करना है। तो हम उस शहर की सड़कों के बारे में, उस शहर के लोगों को रहने के बारे में, उस शहर के नेचर के बारे में हम याद करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट होता है कि प्रकार, हमें किसी भी फील्ड का सर्वे करने के लिए उसकी एक्यूरेसी, उसका कार्य की इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जो नक्शा बनेगा वो किस चीज के लिए यूज होगा। दूसरा, क्षेत्र का विस्तार एवं प्रकार। दूसरी अगर हम पॉइंट की बात करें, क्षेत्र का विस्तार एवं प्रकार का मतलब है कि ये कोई हमारा यहाँ पे ये नक्शा है, ये प्लेन एरिया है और ये कोई नक्शा है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट वगैरह है। तो दोनों जगह ही हमें यहाँ पे भी शहर बसाना है, वहाँ की मूलभूत सुविधाओं के बारे में देखना है और यहाँ पे भी जब देखना है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्र का विस्तार जो है वो प्लेन है, तो इजी पड़ेगा हमें नक्शा बनाना, कौन सी चीजें कहाँ पे कहाँ पे नहीं है, नक्शा बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज हमारा माउंटेनियन एरिया में पड़ेगा तो यहाँ पे ऊंचाई भी पड़ेगी, गर्द भी पड़ेगा, तो इस चीज का भी ध्यान देखना पड़ेगा कि हमारा जो कार्य है, हो सकता है कि शायद आलेख कार्य का प्रयोजन दोनों जगह एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो नक्शा बनाएंगे उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, पर यहाँ पे जो नक्शा बनाएंगे उस माउंटेन और चीज़ों की वजह से नक्शे का परिशुद्धता थोड़ी कम हो सकती है। उपकरणों का प्रकार, उपकरणों के प्रकार का मतलब है कि हम जब कभी प्लेन एरिया में काम करते हैं तो हो सकता है कि शायद यहाँ पे हम प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, EDMI, इन सभी ये सर्वे के उपकरण है, हम उन उपकरणों से प्लेन एरिया में हम सर्वे कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि शायद ये माउंटेन एरिया में जहाँ पे हम प्लेन टेबल से काम करने में बहुत दिक्कत रहेगी, थियोडोलाइट मशीन से, EDMI से यहाँ पे काम करना बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो यहाँ के लिए हम हो सकता है कि एरियल फोटोग्राफी या फिर और हाई सैटेलाइट सर्वे का प्रयोग कर सकते हैं। तो चीजें भी हम देखना पड़ता है कि उपकरण क्षेत्र के हिसाब से उपकरणों का भी चयन होता है। जब प्लेन एरिया रहेगा तो सस्ते उपकरण या नॉर्मल उपकरण से भी काम किया जा सकता है, लेकिन माउंटेनियन एरिया में फिर हमें वहाँ पे अच्छे उपकरण का भी प्रयोग होता है। कार्य के लिए समय एवं धन। कार्य के लिए समय का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है, किसी चीज को अगर हमें यहाँ पे 5 दिन में करना है और उसी चीज को यहाँ पे हमें 15 दिन में करना है, तो अगर हमें 5 दिन में करना है तो शायद उस काम को करने के लिए दिन भी लगाएंगे, रात भी लगाएंगे और ह्यूमन एरर आ सकता है, बहुत सारी चीजें होंगी, तो यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी कम मेंटेन हो पाएगी। लेकिन अगर उसी कार्य को हमें 15 दिन में करना है तो हम धीरे धीरे करके करेंगे और उसकी एक्यूरेसी ज्यादा मेंटेन होगी। आपने इसके लिए लिखा है कि धन, अगर हमें यहाँ पे भी अगर धन की बात करें कि अगर हमें पैसे कम मिलते हैं तो वहाँ पे हम एरर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर पैसे ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे तो हम यहाँ पे प्लेन टेबल की अपेक्षा EDMI से वर्क करेंगे, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होंगी और इससे हमारे जो प्रिसीजन है वर्क का वो भी अच्छा मिलेगा। आरेखन का पैमाना, इस बात में इस पॉइंट को हम थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहते हैं। पैमाने का मतलब है कि अगर हमें अभी स्केल आगे पढ़ाएंगे इसके बाद समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल हम एक बात करें कि अगर हमें 5 किलोमीटर जो पैमाना है कि अगर हमें 5 किलोमीटर में दूरी नापनी है तो वहाँ पे अगर मीटर या 2 मीटर की वेरिएशन या एरर आता है तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 15 मीटर की ही बात करनी है, मान लिया कि यहाँ पे ये एक बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये A है, ये हमारा B है, इनके बीच की दूरी अगर ये 5 किलोमीटर है तो इस पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में दूरी नापने में प्लस माइनस 1 मीटर का भी अगर दिक्कत होती है तो भी निग्लिजिबल है। लेकिन अगर यही पॉइंट A और B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और अगर इस पॉइंट के बीच की दूरी मान लिया 20 मीटर है और अब अगर प्लस माइनस 1 मीटर का वेरिएशन आता है तो कार्य की परिशुद्धता बहुत कम हो जाएगी, जबकि यहाँ पे भी टॉलरेंस सिर्फ 1 मीटर का है, यहाँ पे भी टॉलरेंस सिर्फ 1 मीटर का है। तो
आलेखन का जो पैमाना है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कार्य की परिशुद्धता कहाँ पे कितनी होगी। इसके अलावा हमारा ये एक प्रिसीजन या किसी भी वर्ग को प्रिसाइजली करने के लिए ये जो 5 पॉइंट थे इन पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि इन 5 पॉइंटों में किस हिसाब से हमें पैसे मिल रहे हैं, किस हिसाब से हमें क्या मिल रहा है, उस हिसाब से हम अपने सर्वे वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं। कोई भी सर्वे वर्क है, कोई भी सर्वे वर्क है एकदम प्रिसाइज, एकदम ट्रूली हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसमें कोई कमी हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी मैप बनाएंगे उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हमेशा रहता है, तो अगर वेरिएशन होता है वो एरर होगा, और हम एरर की हम बात करते हैं यहाँ पे। सर्वेक्षण कार्य में त्रुटियां यहाँ पे हम बात करेंगे 3 तरह की त्रुटियां होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। प्राकृतिक त्रुटियां, दूसरा होता है उपकरण त्रुटियां, तीसरा होता है व्यक्तिगत त्रुटियां। हमें एक ये लाइन है, इस लाइन के बीच की हमें दूरी फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। इसकी ट्रू जो लेंथ है वो ट्रू लेंथ मान लिया हमें 3 मीटर है, लेकिन अगर हम इसको चैन से नापेंगे तो क्या एकदम हम चैन से 3 मीटर नाप सकते हैं? नहीं, वो 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर की हमेशा अप एंड डाउन होता है। कोई भी ये 3 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये जो वेरिएशन है जिसके कारण हम ये ट्रू दूरी नहीं नाप पाते थे, यही जो है वो एरर प्रोड्यूस करता है। किसी भी सर्वे वर्क में ये एरर हमें करता है। ये एरर आता कहाँ से? इनके जो एरर होते हैं वो 3 सोर्स होते हैं। पहला सोर्स होता है प्राकृतिक त्रुटियां, प्राकृतिक त्रुटियों के कारण एरर आ सकता है। उपकरण त्रुटियों के कारण भी एरर आ सकता है, और व्यक्तिगत आता है। हम बात करते हैं अब प्राकृतिक त्रुटियां कैसे क्या होती हैं उनके अंदर, और उपकरण त्रुटियां क्या होती हैं, और फिर व्यक्तिगत त्रुटियां क्या करती हैं। कोई भी सर्वे वर्क में अगर हम सर्वे वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं या सर्वे वर्क हम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि जब कोई फील्ड है, यहाँ का ये फील्ड है, ये घर है, ये रास्ता है, यहाँ पे ये है। अब हम जब इसका सर्वे वर्क कर रहे हैं तो उसी समय आधी आ जाए तो सर्वे वर्क रोक देनी पड़ेगी। तेज हवाएं चलने लगी जिसके कारण जो रेंजिंग रॉड है या नापने की दूरी है वो होगी, डिस्टर्ब होंगी। या फिर टेम्परेचर, हम ठंडियों में काम करेंगे तो जो जरीब है, जो स्टील की टेप है, वो कम दूरियां नापेंगी। गर्मियों में फैलाव के कारण, एक्सपेंसर के कारण वही दूरी वो थोड़ा ज्यादा नापेगा। तो टेम्परेचर या तापमान के कारण समय के साथ साथ कोई भी मटेरियल है वो ठंडियों में सिकुड़ता है या मतलब और गर्मियों में तनता है। तो एक ही चीज को अगर हम ठंडियों में नापेंगे तो हो सकता है वो 3 मीटर 1 सेंटीमीटर गर्मी में बता रहा हो, और ठंडी में वही 2 मीटर 99 सेंटीमीटर बता रहा हो। तो लेकिन हम उस चीज को मान के चलते हैं सिर्फ 3 मीटर, तो तापमान के कारण भी त्रुटियां आ सकती हैं। हो सकता है कि शायद जो सरफेस हो वो समतल ना हो, समतल ना होना। इसके कारण इसकी और बहुत ढेर सारे प्राकृतिक त्रुटियां हो सकती हैं जो कि नेचुरल है, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल सिर्फ मिनिमाइज होता है, उनको हम कम कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें एकदम से खत्म नहीं कर सकते। ये हमारी प्राकृतिक त्रुटियां में आती हैं। दूसरा आता है हमारा उपकरण की त्रुटियां।
उपकरणीय त्रुटियों में पहला एक वही आ गया कि जो हमारा टेप होता है, जिससे मीट्रिक टेप होता है, दूसरा होता है जरीब हो गया, तीसरा होता है, तो इनमें क्या होता है कि हम जो कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, उन डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए जो टेप यूज होता है, जो जरीब यूज होता है, जो प्लेन टेबल यूज होता है, उनकी भी एक एक्यूरेसी की, जैसे वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर का एक लिस्ट ऑफ काउंट होता है, वो एक्यूरेट नहीं नाप सकता, वो बहुत एक्यूरेसी के साथ नापता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। टेप की है, टेप 1 सेंटीमीटर तक नाप सकता है, जरीब है, जरीब भी एक, तो एक हर चीज हो, कंपास है 20 सेकंड होता है, तो उससे ज्यादा फिर हम केवल एक अप्रोक्सीमेशन से ही उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पूरा नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारी चीजें कॉजेज हैं जो उपकरणीय त्रुटियों में होता है। कोई भी उपकरण किसी भी चीज को एकदम एक्यूरेट नहीं नाप सकता, वो उपकरणीय त्रुटियों में आता है। व्यक्तिगत त्रुटियों में क्या आता है? व्यक्तिगत त्रुटियों में क्या आता है कि कोई एकदम जवान इंसान अगर कोई मेजरमेंट लेता है तो उसकी आंखों की रोशनी ज्यादा होगी, वो उन सब चीज़ों को बड़ी एक्यूरेटली नापेगा। और अगर वही इंसान कोई थोड़ा बुजुर्ग हो गया हो, तो वो बुजुर्ग इंसान हो सकता है, उसके रीडिंग, कोई भी रीडिंग पढ़ने में बहुत ज़्यादा मिसमैच हो गया हो। कोई नया नया इंसान अगर पहली बार रीडिंग ले रहा है, जो एक ट्रेनी वर्क है, वो जो ट्रेनी वर्कर होगा, हो सकता है उसके रीडिंग लेने में थोड़ी कमियां आ सकती है, लेकिन जो एक अनुभवी इंसान होगा, वो रीडिंग किसी भी चीज़ की लेगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से और प्रिसाइजली लेगा। तो ये सब चीज़ें व्यक्तिगत त्रुटियां नहीं है। हम कोई चीज़ ये नाप रहे हैं, ये हमारी ये दूरी है, यहाँ पे हम सुआ सुआ बोलते हैं, एरो एरो लगाते हैं, यहाँ पे एरो लगाते हैं, यहाँ पे एरो लगाते हैं, लेकिन गिनने के टाइम पे हमने लगाया 3 और गिनने के टाइम पे हमने सिर्फ 2 को ही काउंट किया, भूलवश। तो ये सब चीज़ें हमारी व्यक्तिगत त्रुटियों में आ जाती है। सर्वे में जो कॉज, कोई भी त्रुटि होती है उसके सिर्फ 3 ही सोर्स होते हैं। कोई भी सर्वे वर्क होगा उसमें जो जो एरर आएंगे, जो भी एरर आएंगे, वो सिर्फ 3 ही तरह से एरर आएंगे। पहली एरर होगी हमारी प्राकृतिक त्रुटियां, इनमें आंधी तूफान, तापमान, वर्षा वगैरह, ये सब चीजें इन्वॉल्व होंगी। उपकरणीय त्रुटियों में जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे होंगे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होंगे, उसकी एक लिमिटेशन होगी, उसकी एक लिस्ट काउंट होगी, उस लिस्ट काउंट के बियॉन्ड जा करके हम नहीं मेजरमेंट कर सकते, तो उसके कारण जो त्रुटियां आएंगी वो उपकरणीय त्रुटियां में होंगी। और उसके बाद एक होती है व्यक्तिगत त्रुटियां, वो जो इंसान की कैपेबिलिटी है, उसके अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है, और उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, उसके बियॉन्ड, उसकी भूल, ह्यूमन है, एरर होती है, तो वो सारी जो त्रुटियां होती हैं वो हमारी व्यक्तिगत त्रुटियों के अंदर आता है। आई मीन ये तो जो त्रुटियां हैं वो त्रुटियां सोर्स ऑफ एरर हो गई हैं, लेकिन इन सारी त्रुटियों को हम कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट में। पहला जो त्रुटि होती है उनको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है संचयी त्रुटियां, दूसरा है प्रतिकारी त्रुटियां। इन दोनों का मतलब क्या है? संचयी त्रुटियां और प्रतिकारी त्रुटियों का मतलब होता है, जैसे हम कोई एक चेन है, इस चेन की जो लंबाई है, वो जो लंबाई है मान लिया 2 मीटर 99 सेंटीमीटर है एक्चुअली में, लेकिन इस जो टेप है उसको, उसकी जो मानक है वो हमें 3 मीटर का कहा गया है। ये 3 मीटर का है, लेकिन वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हो सकता है हमने ठंडियों में नापने, तो ये 2 मीटर 99 मीटर है। जब हमें कोई एक दूरी नापेंगे, मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दूरी नापनी है, इस दूरी को नापने के लिए हम इस टेप का क्या करेंगे, पहले यहाँ पे रखेंगे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। हमें मानक के हिसाब से कि होना कितना चाहिए था, 3 मीटर ये होना 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 चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में कितना, 2 मीटर 99 मीटर, 2 मीटर 99 सेंटीमीटर। तो ये 2,99, ये 2,99, ये 2,99, ये भी 2,99, तो कितना हो गया, होना कितना चाहिए था
3 3 4 3 9 3 12 मीटर होना चाहिए था, पर क्या ये 12 मीटर होगा? ये 12 मीटर से कम होगा। कितना कम होगा? 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर कम होगा। 11 दशमलव ये 11.6096 सेंटीमीटर होगा। 4 सेंटीमीटर का एरर है। हमें क्या नापा है कि ये 12 मीटर का है, पर है कितना? 11.96 सेंटीमीटर का है। कहाँ से हो गया? तो चीजें क्या है, हम जितनी लंबी दूरी नापेंगे ये त्रुटियां सिर्फ जुड़ती चली जाएंगी। संचयी का मतलब होता है कि एक आती चली जाए, कोई भी चीज है उसमें सब जुड़ती चली जाए, सारी चीजें जुड़ती चली जाए। तो जब ऐसी त्रुटियां आएंगी जो एक के बजाय हर चीज से जुड़ती चली जाएगी, तो वो संचयी त्रुटियों में ही होगा। अब मान लिया कि हमारा ये हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, हमने मान लिया कि ये 3 मीटर का ही चैन है, और ये जो चैन है इसको स्टैंडर्डाइज करके हम इसको इस पे 3 मीटर का तब है जब यहाँ पे हम कोई फोर्स लगाते हैं, मान लिया P फोर्स लगाते हैं। पर हर बार फील्ड में जब हम कोई चैन पकड़ते हैं, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिएगा कि जब हम कोई 20 मीटर या 30 मीटर का टेप खोलते हैं, उनको अनफोल्डिंग करते हैं, तो एक सैग आता है, वो थोड़ा सा कर्व टाइप के लिए होता है। हम उसको तानते हैं तब पर भी वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, और तानते हैं तो हो सकता है शायद अगर वो कपड़े का बना हो, लेनिन का बना हो टेप, वो खिंच जाएगा। तो 3 मीटर की बजाय वो हो सकता है शायद 3.2 मीटर का दिखाने लगे। तो 3.2 मीटर की करंट जो दिखाएगा वो संचयी त्रुटियों में आ जाएगा। पहली बार हमने उसे खूब तेज से तान दिया, 3.2 मीटर का है। दूसरी बार हम थोड़ा कम ताने, हो सकता है 2.9 आ गया। मतलब हमें ये दूरी जो नापनी थी, पहली बार में हम ये दूरी नापे, जो पहली बार में ये दूरी नापी, हमने थोड़ा तेज तान दिया तो ये 3.2 मीटर हो गया। इसमें हमने क्या किया, थोड़ा कम ताना, तो हो सकता है ये 2.9 मीटर ही रह गया। इसमें भी थोड़ा तेज तान दिया तो ये हो गया 3.1 हो गया। इसमें थोड़ा कम नापा, ये 2.9 मीटर हो गया। तो कभी ये बढ़ जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि कभी कभी होना, अब ये होना 12 मीटर चाहिए था, लेकिन जब ये कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, इसका ये मतलब ये हो गया कि प्रतिकारी है। कुछ समय ये कभी कभी ये एक दूसरे को भी कैंसिल आउट करते हैं, एक दूसरे को ही काट देते हैं, जिसके कारण ये पता नहीं चलता। ये प्रतिकारी त्रुटियों में आता है। संचयी त्रुटियों को हम आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकारी त्रुटियों को हम सर्वे वर्क में फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये पता ही नहीं चलती, कभी ये कम हो गई, कभी ये ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई। तो कहाँ पे कम हुई है, कहाँ पे ज्यादा हुई है, ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि संचयी त्रुटियों में ये हमें पता चल जाता है कि हाँ 2.9 मीटर का था, और फिर वो सिस्टमेटिकली हमें पता चल जाता है। तो ये हमारा जो होता है वो त्रुटियों, ये जो सर्वे वर्क है, वो सर्वे वर्क में त्रुटियां, सोर्स ऑफ त्रुटियां 3 तरीके से आती हैं: प्राकृतिक त्रुटियां, उपकरणीय त्रुटियां और व्यक्तिगत त्रुटियां। उन सारी त्रुटियों के कारण जो सारे सोर्सों की वजह से जो त्रुटियां आती हैं, वो इनको हम 2 पार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि कोई भी सर्वे वर्क करते हैं तो उसमें कौन कौन से फेजेस आते हैं, कौन कौन से चरण होता है। सर्वेक्षण, कोई भी सर्वे वर्क करते हैं तो उसका एक फेज होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले हमने नक्शा बना लिया, फिर फील्ड में जा करके उनका मेजरमेंट करते हैं और उसके बाद उनको इसको, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर कोई एक सर्वे वर्क होता है, उस सर्वे वर्क को करने के लिए एक प्रोसेस होता है कि हमने उसे फील्ड में गए, फील्ड में जाने के बाद वहाँ पे हम उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने चैन से, अगर हमें चैन सर्वे करें तो चैन को अनफोल्डिंग किया, फिर उनको स्ट्रेच किया,
उन पे रेंजिंग रॉड लगाई और उनको सारी चीज़ें। तो एक एक प्रोसेस होता है कि कोई भी चीज़ होता है तो उसका एक क्या क्या फेजेस हो सकते हैं, उन फेजेस के बारे में हम बात करेंगे। मान लिया हमारा ये एक नक्शा है और ये हमारा एक नक्शा है, ये कुआं है, ये तालाब है। अब हमें इसको, ये हमारा प्लेन पेपर है, ये फील्ड है और ये पेपर है। इसको इस पे हमें मैप बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम फील्ड में जाएंगे, उसकी हम प्लानिंग करेंगे कि अच्छा ये फील्ड हमारी प्लेन है, उस हिसाब से हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उस हिसाब से हम फिर कि कहाँ कहाँ पे क्या है, पहले हमें क्या नापना। तो एक प्लानिंग बना लेंगे, हमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये डी है। तो हमें सारी चीज़ों को एक प्लानिंग कर लेंगे कि हमारे यहाँ से इस ऑफसेट को नापने के लिए, इस घर को नापने के लिए हम यहाँ से दूरी नापेंगे, इस सड़क को नापने के लिए हम यहाँ से नापेंगे। तो पूरा एक प्लानिंग कर लेंगे कि इस सर्वे वर्क में हम जब जाएंगे तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट से हमें क्या क्या जरूरत होगी, इनको कहाँ कहाँ से नापेंगे। तो उसको फील्ड में जाने से पहले उस चीज़ को हम पहले से जस्टिफाई कर लेंगे। और वो जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, उन इंस्ट्रूमेंट में भी इस बात को हमें ध्यान देने की जरूरत होती है कि वो प्रिसाइजली वर्क कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि वो उपकरणीय त्रुटियां ही उनमें इन्वॉल्व हो। तो उन सब चीज़ों को, जो भी हम उपकरण इस चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, वो उपकरण प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से काम कर रहा हो, इस बात का भी हम बहुत अच्छे से निश्चित कर लेंगे। और ये प्लेन होगा तो बहुत सारी चीज़ें, पहला हम पॉइंट कर लेते हैं प्लानिंग। मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए हम उसको प्लानिंग करते हैं, मतलब तैयारी बोल सकते हैं, तैयारी। दूसरा हो गया उपकरण का चयन, उपकरण का चयन, क्षेत्र के हिसाब से हम उपकरण का चयन भी करते हैं। और वो जो उपकरण हम लेंगे कि वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, और वो जो मतलब उस हिसाब से माउंटेनियस है तो हो सकता है एरियल सर्वे करें, प्लेन है तो हम प्लेन टेबल सर्वे करें, और हमें कंपास सर्वे करें, तो उस हिसाब से हम प्लेन के हिसाब से उपकरण का भी हम चयन कर लेते हैं। तीसरा हो गया कि फील्ड में जाने के बाद इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको वहां पे हम एग्जीक्यूट करना का मतलब एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करने का मतलब हो गया कि हमने जो प्लानिंग की थी, वहां से यहाँ से हमको ये नापना है, यहाँ से हमको ये नापना है, ये नापना है, उन जो प्लानिंग किया था उसको हम सही ढंग से अपनी प्लानिंग के हिसाब से हम यहाँ पे उसको हम मैप पे ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। कि जैसे हमने पहले से ए पॉइंट से हमें ये नापना है, हमने प्लानिंग कर रखा था कि हमें ए से नापना है, तो हमने ये कर लिया, फिर यहाँ पे ये बना लिया, फिर यहाँ पे ए बना लिया। तो पहले ही हमने प्लानिंग कर रखी थी कि हमें यहाँ से ये बनाना है, वो सब चीज़ों को हम लोग कर लिया। अब जब हमें यहाँ पे बन गई, हमें ये डिस्टेंस पता चल गया, यहाँ एंगल पता चल गया, तो प्रॉपरली हम इसको ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में बैठ करके हम उसका मैप बनाते हैं, उस इस स्थिति का, इस फील्ड का हम मैप बनाते हैं। तो कोई भी जो सर्वे वर्क होता है, सबसे पहले एक प्लानिंग होता है, प्लानिंग के हिसाब से फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाने के बाद हम उस फील्ड का एक सरसरी निगाह से इस बात को हम जस्टिफाई करते हैं कि वहाँ पे हमें कौन से उपकरण की जरूरत होगी, किस प्रिसीजन की जरूरत होगी, उस हिसाब से हम वहाँ से उपकरण लेते हैं, फिर उस उपकरण का हम वहाँ पे जस्टिफाई करते हैं वो उपकरण सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस उपकरण के द्वारा हम वहाँ पे काम करते हैं। और जो एंगल, जो दूरी हमें पता चलती है, वो हम ऑफिस में बैठ करके उनका एक मैप बनाते हैं। तो ये जो 4 प्रोसेस है, पूरा कोई भी सर्वे काम किया जाता है, वो उसका एक काम होता है। सर्वे के चरण भी हो गया आपका। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और चीज है जो बहुत ही माइन्यूट है, लेकिन हम देख लेते हैं। दूरी मापने के लिए
दूरी मापने के लिए उपकरण क्या क्या होते हैं? कोई भी चीज दूरी अगर हमें नापनी है, सबसे पहले क्या करेंगे हम उनको बहुत ही पुराने जमाने से हम लोग यूज करते हैं, अनुमान लगाते हैं। अनुमान क्या लगाते हैं कि हम ये अनुमान लगाना, अनुमान लगा लेते हैं कि ये यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी 2 मीटर 5 मीटर में भी होती है। दूसरा एक होता है हम अपने कदम से, कदम गिनकर, कदम गिनकर के क्या मतलब होता है कि हमने यहाँ से हमें कोई दो ए और दो बी बिंदु है, हम ए और बी बिंदु के बीच की हमें दूरी निकालनी है, तो हम अपने कदम से एक कदम, दो कदम, तीन कदम, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, इस हिसाब से देख लेते हैं। और प्रोबेबली हम ये मान के चलते हैं कि एक कदम की जो बीच की दूरी होती है नॉर्मली, ये भी केवल एक अनुमान जो लगाते हैं उसका एक प्रोसेस है, ये जो एक कदम की दूरी होती है जो कई 0.8 सेंटीमीटर के आसपास लगभग हम मान के चलते हैं, 0.75 से 0.8 के बीच में मान के चलते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो वो हो जाता है। एक होता है कदम मापी, कदम मापी, ये तो हम अपने मैनुअली हम गिनते हैं कि कितना कदम होता है। एक इंस्ट्रूमेंट आता है कि जो हमारे कदम को नापता है कि हमने 5 कदम चला, 10 कदम चला, और उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई करके हम दूरियों का भी निकाल सकते हैं। आपने एक चीज देखा होगा, पैरा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पहिया लगा होता है, जो पीडब्ल्यूडी वगैरह में बहुत यूज करते हैं दूरी मापने के लिए। एक पहिया लगा होता है, यहाँ पे एक पहिया लगा होता है, इस पहिए में एक मशीन लगी होती है और इस पहिए से एक हैंडल लगा होता है। तो इस पूरे हैंडल को कोई भी इंसान पकड़ के अगर चलता है, ये दूरी नापना है, अगर कोई इसको लेके चलता है तो जब ये एक पहिया एक बार पूरा घूम लेगा तो यहाँ पे एक हो जाएगा, ये जब 2 बार घूमेगा तो यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, ये जितनी बार घूमेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, हमने मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 बार घूमा, इसकी एक रेडियस होती है, उस रेडियस से हम इसको 2 पाई आर से, हाँ 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम यहाँ से उसकी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी दूरी पता चले। इसको पैराम्बुलेटर बोलते हैं, इसको, इस उपकरण को पैराम्बुलेटर बोलते हैं, परिभ्रमक बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो अभी तक हम अनुमान लगा रहे थे या जो हमारा एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा, तो इस उपकरण के द्वारा बहुत ही आसानी से दूरी को कुछ हद तक हम बहुत ज्यादा एक्यूरेटली नापने की सिचुएशन में होते हैं। इसके अलावा होता है स्पीडोमीटर, जो गाड़ियों में जो लगा होता है स्पीडोमीटर, उन स्पीडोमीटर इसी सिद्धांत पे वो भी वर्क करता है, लेकिन वो थोड़ा डिजिटली हो जाता है। वो होता है स्पीडोमीटर के द्वारा भी हम नापते हैं। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर जो गाड़ी में लगा होता है, जो गाड़ी चाहे 4 व्हीलर हो चाहे या बाइक हो, तो उनपे जो स्पीडोमीटर पे जो वो मीटर लगा होता है जो कि चलता है कि गाड़ी हमारी 5 किलोमीटर चल चुकी है, 10 किलोमीटर चल चुकी है। एक्चुअली में उसका जो भी कॉन्सेप्ट होता है पैराबोलेटर से ही आता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। इसकी हिसाब से भी उसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है, वो चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा होता है कि हमने कोई टेप ले लिया, टेप से दूरी नाप लिया, टेप से या जरीब से नाप लिया। आगे हम इंस्ट्रूमेंट और भी पढ़ेंगे, EDMI, EDMI। इसमें क्या करते हैं, हमारा ए बिंदु से 2 बिंदु के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी है तो यहाँ से एक सिग्नल भेजते हैं, यहाँ से हम एक सिग्नल भेजते हैं, वो यहाँ तक जाता है और दोबारा फिर रिटर्न होके चला आता है। तो हमें बिना हम यहाँ पे गए हुए एक बिंदु से 2 बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेते हैं
इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से। इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि मैं यहाँ से सूर्य के बीच की दूरी, यहाँ से पृथ्वी के बीच की दूरी हम कैसे नापते हैं। वहाँ पे कोई फीता लगा के तो नहीं नाप सकते ना, वहाँ जरीब लगा के तो नहीं नाप सकते। वहाँ पे क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक वेव भेजते हैं, रेडियो वेव वगैरह के फॉर्म में हमें भेजते हैं। जो रेडियो वेव की एनर्जी वेवलेंथ बहुत कम होती है, एनर्जी बहुत हाई होती है, वो काफी दूर तक जाती है। वो किसी भी पिंड से यहाँ से गई, यहाँ पे पिंड से टकराई और फिर वो वापस चली आती है। यहाँ से इमिट हो रही है, फिर आके यहाँ पे रिसीव हो जा रही है। तो यहाँ तक जाने में जो लगा समय हो गया, जो आने में लगा समय हो गया, इसकी स्पीड हमें पता चल रहती है, स्पीड कितनी है, और जाने और आने में जो समय लगेगा वहां से हम इसको डी निकाल सकते हैं। तो ये रेडियो वेव्स के द्वारा भी हम यहाँ पे निकालते हैं। तीसरा एक, ये तो हो गया लीनियर डिस्टेंस की बात कर लिया हम लोगों ने। लीनियर डिस्टेंस के बाद हम अगर एंगल की बात करते हैं, एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपास का। कंपास हम सब लोगों ने देखा भी होगा, एक छोटा सा होता है जिसपे वो नॉर्थ साउथ वगैरह बना होता है। तो उस कंपास से हम नॉर्थ साउथ के बीच में एक निडल होती है, नॉर्थ और साउथ में उसमें एंगल में डिवाइड करते हैं और वहां पे हम एंगल निकाल सकते हैं कंपास के द्वारा। दूसरा एक होता है बॉक्स। बॉक्स सेक्सटेंट, ये भी इसी हिसाब से ये एंगल नापने में इस इंस्ट्रूमेंट का भी यूज करते हैं। थियोडेलाइट में भी कंपास लगा होता है, उसके द्वारा हम ये जो एंगल निकाल सकते हैं। तो मतलब हमें कोई लीनियर मेजरमेंट करने के लिए या फिर एंगल मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे उपकरण हैं, जिनमें से ये मेन मोटा मोटा उपकरण है जिनके द्वारा हम लीनियर मेजरमेंट या फिर एंगल निकाल सकते हैं। टर्म आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पूरे सिविल इंजीनियरिंग में, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, स्केल, पैमाना। पूरे सिविल इंजीनियरिंग में इस वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होना है। और इसका मतलब क्या होता है, पैमाना या स्केल, इस चीज को हम क्या क्या यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेट करते हैं। इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, स्केल का जो डेफिनेशन है, जो इसका मतलब है, उसका क्या मतलब है। मान लिया ये हमारा फील्ड है, ये फील्ड है और ये हमारा एक पेज है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी। तो अब इस फील्ड को इस पेज पे तो उकेरा नहीं जा सकता ना, इतना बड़ा हम पेज तो ला नहीं सकते हैं कि हमें इस पूरे पेज को हम यहाँ पे ऐसे लगा दें होकर। तो क्या करते हैं, हम इन सब पूरे पेज को, इनकी जो दूरियां हैं, इनको हम समानुपातिक रूप से कम कर देते हैं, जिससे कि इस पेज के बराबर यहाँ पे आ जाए। अब पूरे भारत का नक्शा अगर हमें बनाना था, तो हमें पूरे भारत के बराबर नक्शा पेपर तो मिल नहीं सकता ना, कि उनको हम पूरे भारत के ऊपर रख दें और सारी चीजें जो है वहां पे कर दें। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक A4 साइज, A5 साइज या बड़ी साइज का एक पेपर मिल सकता है। उस पेपर पे पूरे भारत का नक्शा हम बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, वो सिर्फ इसी स्केल के ही द्वारा पॉसिबल है। उस स्केल के द्वारा कैसे पॉसिबल है कि जो डिस्टेंसेस होती हैं, जो दूरियां होती हैं, उनको समानुपातिक रूप से कम कर देती है। इतनी जो डिस्टेंसेस है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, इन डिस्टेंसेस को कम कर देते हैं और उन सारी डिस्टेंसेस को हम समानुपातिक रूप से कम करने के बाद इस मैप पे हम कर देते हैं। तो पैमाने का जो परिभाषा है, पैमाना होता है मैप, मतलब मैप पे दूरी डिवाइडेड बाय एक्चुअल दूरी। इसी को हम स्केल बोलते हैं या पैमाना बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ही इसको हम बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो मैप में, इसको हम इतना बड़ा तो पेज नहीं है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, समानुपातिक रूप से इसको हम कम कर लेंगे। अब क्या होगा, इस मैप में ये जो दूरी है, ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, वो सिर्फ इतनी दूरी से ही नाप दिया जा रहा है।
ये 5 मान लिया, ये 5 किलोमीटर है, ये हो सकता है सिर्फ 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर हो। 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर भी तो बहुत ज्यादा हो, तो 5 मीटर हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो 5, अब यहाँ मैप की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा, इनको हम 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 गुणे 100, तो इसका जो पैमाना हो जाएगा, पैमाना जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/100। अब क्या करेंगे, हमारा जब पैमाना निकल गया, अब यहाँ से हमें कोई भी दूरी निकालनी है, कोई भी दूरी अगर हमें यहाँ करनी है, मान लिया इनके और इनके बीच की दूरी है वो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है, तो हमें इनके और इनके मैप के बीच की अगर दूरी फाइंड आउट करनी है, निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस स्केल के बराबर, तो स्केल कितना है 1/100, मैप पे दूरी निकालनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, इसको हम इधर लेके जाएंगे, कितना d = हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, तो मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो समानुपातिक रूप से कम हो रहा है नहीं, ये 5 किलोमीटर था तो 5 सेंटीमीटर, ये 20 किलोमीटर था तो ये 20 सेंटीमीटर, ये मान लिया 31 किलोमीटर है तो ये 31 सेंटीमीटर, तो समानुपातिक रूप से कम हो रहा है। इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि कोई सा भी, कितना भी बड़ा हमारा क्षेत्र हो, उस क्षेत्र को एक सही पैमाना लेकर के हम छोटे से छोटे पेज पे भी उनको एक रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। कोई भी इंसान इस मैप को देखने के बाद इस पूरे बड़े फील्ड में कौन सी चीज कहाँ पे है, बिना गए हुए उस चीज को जान सकता है। और ये पॉसिबल कैसे है, वो पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ इस पैमाने की वजह से। और पैमाने का मतलब क्या है, जो पैमाना है या जो स्केल है उसका ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, मैप पर दूरी डिवाइडेड बाय एक्चुअल दूरी, इसको ये पैमाना है, इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ये जो पैमाना होता है इस पैमाने के आधार पे 3 तरह के स्केल, 3 या 4 तरह के स्केल बनाए जाते हैं। मतलब एक होता है ग्राफिकल स्केल जो दूरियां वगैरह नापते हैं, दूसरा है इस ग्राफिकल पैमाने के अंदर आता है ग्राफिकल पैमाने के लिए ये साधारण स्केल, विकर्ण स्केल और वर्नियर स्केल। साधारण स्केल का क्या मतलब होता है, साधारण स्केल का मतलब हो गया ये हमारा एक जो, इस बारे में जान लेते हैं, ये ज्यादा डिटेल हो जाएगा। पर ग्राफिकल पैमाने को सिर्फ 3 तरह से, एक साधारण स्केल होता है, एक विकर्ण स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। साधारण स्केल से हम सिर्फ दो मेजरमेंट, 2 तरह के मतलब जैसे मीटर या सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर या मतलब सिर्फ 2 से ज्यादा हम वहां पे नाप नहीं सकते। लेकिन विकर्ण वाले में क्या कर सकते हैं, 3 तरह के पैमाने नाप सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर और तो इसकी जो लिस्ट काउंट होगी वो छोटी होगी इसकी लिस्ट काउंट से, ये थोड़ा और एक्यूरेट स्केल होगा, वर्नियर स्केल में भी और ज्यादा होगा। तो इनकी जो लिस्ट काउंट है इसके हिसाब से ये घटती चली जाती है, इनकी ये और ज्यादा
एक्यूरेटली दूरी नापता है इस हिसाब से। इसके बाद और देखेंगे साधारण स्केल वर्नियर स्केल ये सब होता है। एक टर्म होता है नक्शा, नक्शा। दूसरा टर्म होता है प्लान। क्या अंतर होता है इन दोनों में? एक्चुअली इन दोनों में ये अंतर क्या होता है कि जब किसी, दोनों होते क्या है, दोनों ही होते हैं किसी भी सर्वे क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र का एक रिप्रेजेंटेटिव ये भी है, किसी भी क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव ये भी है। इसको भी देख करके हम किसी चीज के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में आइडिया लगाते हैं, इसको भी देख करके हम बनाते हैं। फिर नक्शा और प्लान या में अंतर क्या होता है? एक्चुअली नक्शा का जो स्केल होता है वो बहुत छोटा होता है और जो प्लान होता है उसका स्केल बड़ा होता है। और जब हम बात करते हैं पहला, एक सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, 10 मीटर से 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बड़ा स्केल, इसको बोलते हैं मध्यम वर्ती स्केल, इसको बोलते हैं छोटा स्केल। अब यहीं पे हम बात करते हैं, अगर हम इस स्केल के हिसाब से नक्शा बनाएंगे इसको बोलेंगे प्लान, और अगर हम इस नक्शे के हिसाब से बनाएंगे इसको बोलेंगे नक्शा। अब सीधे सीधे से मतलब समझ में आ गया कि जब किसी भी फील्ड का स्केल बड़ा होगा वो प्लान कहलाएगा, किसी भी नक्शे का अगर प्लेन पैमाना या स्केल छोटा होगा तो वो नक्शा कहलाएगा। यही दोनों डिफरेंस है नक्शा और प्लान में। एक वर्ड होता है श्रिंकेज, सिकुड़ना। कोई भी पेज होता है, कोई भी कपड़ा होता है जिन पे हम नक्शा बनाते हैं, वो नक्शा समय के साथ साथ श्रिंक हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने की वजह से मान लिया हमारा ये एक, हमने एक मैप बना के रखा था, ये मैप है जिनमें ये घर है, ये कोई पेड़ है, ये कोई तालाब है, ये कोई झोपड़ी है, हमने इसे बना के रखा था जिसका स्केल था A1 = 100 सेंटीमीटर। पर समय के साथ साथ ये पूरा का पूरा जो प्लेन है, ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो सिकुड़ गया। जब ये सिकुड़ गया तो हमारा जो अब ये था, ये अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, इनकी और इनके बीच की दूरी कितनी थी? इनके और इनके बीच की दूरी थी मान लिया 2 मीटर। ठीक, एक्चुअली में इससे अगर हम कर लिए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 सेंटीमीटर के बराबर आना चाहिए था। पर जब सिकुड़ने के बाद पता चला इनके और इनके बीच की दूरी है 1.99, सिकुड़ गया और उनके बीच की दूरी 9। ये समय के साथ साथ सिकुड़ जाता है, ये लगते हैं, इसी को बोलते हैं हम श्रिंकेज, सिकुड़ जाना। तो ये एक श्रिंकेज जो है ये फील्ड का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। ये जब नक्शा बना था तब के फील्ड का एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव था, सही रिप्रेजेंटेटिव था,
इनके और इनके बीच की दूरी को हम पैमाने या स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो साइड है, उनके बीच की जो दूरी है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन जब सिकुड़ गया तो उनके बीच की पॉइंट दूरी कम हो गई और ये अब रिप्रेजेंटेटिव नक्शे का रिप्रेजेंटेटिव सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जिसके कारण ये नक्शा अब उतना यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये हो गया आपका, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं श्रिंकेज या सिकुड़ना, नक्शे का सिकुड़ना। अब हम अगर कोई नक्शा बनाते हैं तो उस नक्शे को बनाने के लिए बहुत सारे कन्वेंशन की जरूरत होगी। बिल्डिंग कैसे बनेगी, हम ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये सिंबल बिल्डिंग के लिए, ये सिंबल कुएं के लिए, ये तालाब के लिए, हम उसे जस्टिफाई कर देते हैं। हमने अपने मन से अगर बना दिया, वो पैमाना किसी और ने देखा और उसको उस कन्वेंशन के बारे में अगर नहीं पता है, जब कन्वेंशन के बारे में नहीं पता चलेगा तो वो उस नक्शे को देखने के बावजूद भी एक्चुअल फील्ड है उसके बारे में, वो सिचुएशन में वो पता नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी नक्शे को बनाने के लिए एक कॉमन सांकेतिक कन्वर्टर होना जरूरी है कि घर के लिए ये सिंबल है, ब्रिज के लिए ये सिंबल है, तालाब के लिए ये सिंबल है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ कन्वेंशन जिसको बोलते हैं सांकेतिक चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह, कुछ सांकेतिक चिन्ह की हम बात कर लेते हैं। जैसे कोई एक अंतरराष्ट्रीय रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा, इसको अगर हमें किसी मैप पे बनाना होगा तो हम इसको बनाएंगे एक लंबी लाइन, फिर एक पॉइंट, फिर एक लंबी लाइन, फिर लंबी लाइन, फिर एक पॉइंट, फिर एक लंबी लाइन। ये हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय रेखा। अगर हम यही बात करते हैं प्रांतीय, मतलब राष्ट्रीय, प्रांतीय रेखा की बाउंड्री लाइन बनानी है, प्रांतीय रेखा बनाना तो एक लाइन, फिर दो बिंदु, फिर एक लाइन, फिर दो बिंदु, फिर एक लाइन। ये हो गया आपका प्रांतीय रेखा। जिला स्तर का अगर हमें कोई बनाना है, जिला स्तर का, जिला स्तर की बाउंड्री लाइन बनाना है, बाउंड्री लाइन बनाना है तो क्या करेंगे हम, सिर्फ एक डैश 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 से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जरीब लाइन, चैन लाइन की अगर हम बात करते हैं, जरीब लाइन बनाना है, 1.3 बिंदु, ये 1 2 3, ये जरीब लाइन हो गया। इस हिसाब से अब इस कन्वेंशन का हम यूज करते हैं अंतरराष्ट्रीय के लिए, इस रेखा का जिला प्रांतीय के लिए, ये जिला के लिए, ये जरीब के लिए इस लाइन का प्रयोग करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि हमने नक्शे में इन लाइनों का यूज किया और हमारे जाने के बाद अगर उस नक्शे को किसी ने भी देखा तो इस लाइन का मतलब वो समझ जाएगा कि ये एक जिला लाइन की लाइन है, ये जो बाउंड्री है वो प्रांतीय है और ये जो अंतरराष्ट्रीय है ये जरीब से नापी गई है। इस हिसाब से वो उन नक्शे को वो फाइंड अच्छे से आराम से वो कर सकता है। इस कहने का ये मतलब है कि बहुत सारी चीजें जो कन्वेंशन है, बहुत सारी चीजों का कन्वेंशन है, बहुत सारे कन्वेंशन के हिसाब से वो पूरा नक्शा बनाया जाता है ताकि हर कोई बिना कुछ किसी से पूछे हुए सिर्फ नक्शे को देख करके सिचुएशन के ट्रू रिप्रेजेंटेशन को वो देख सकें। इस हिसाब से इस पूरे आज का जो लास्ट वीडियो था और इस वीडियो का, इन दोनों वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शन एक जो बेस होता है उस बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया है। कन्वेंशन हो गए, प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल कैसे होता है, सर्वे क्या होता है, उनके क्या क्या सर्वे वर्क होते हैं, उन प्रिंसिपल क्या क्या यूज होते हैं, एरर्स क्या होते हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया। बेटी की बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस में इतने सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं, अभी उतने डीप में जा करके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है कि चीज़ों को और डीप में पढ़ाया जाए, पर इसके बावजूद भी जो अब तक पढ़ाया गया, अगर उससे कोई भी क्यूरी है, कोई डाउट है, कोई चीज़ ना समझ में आ रही है तो आप टेलीग्राम पे जा करके इफेंजली एजुकेशन के नाम से एक ग्रुप होगा, वहाँ पे आप जा करके
वेरी गुड, पूछ सकते हैं वहाँ पे, जितना भी हमें समय मिलेगा मैं जाके वहाँ पे आके डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।